नमस्कार, मैं हूं अवजाज शेख आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। हमारे खास शो बॉर्डर डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबई एयर शो में रूस ने भारत को एक दिलचस्प ऑफर दिया है, जिसने भारतीय लड़ाकू विमान कार्यक्रमों और ग्लोबल पावर गेम दोनों में हलचल मचा दी है। बात हो रही है Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की। रूस ने पहली बार साफ साफ कहा है वो सिर्फ विमान नहीं बेचेगा, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा डिजाइन और भारत में फुल प्रोडक्शन लाइन लगाने को भी वो तैयार है। हालांकि भारत पहले से खुद की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA पर काम कर रहा है और फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की भी बात चल रही है। ऐसे में रूस का ऑफर क्या भारत मानेगा? रूस के ऑफर में और क्या खास है? इन्हीं सवालों पर गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ है भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट, डिफेंस एनालिस्ट और एरोस्पेस मामलों के सबसे तेज दिमागों में से एक विजेंद्र के ठाकुर सर। हम उनसे समझेंगे कि इस ऑफर के पीछे असली खेल क्या है, मौके कितने बड़े हैं, क्या इसमें कोई जोखिम है, खास करके उस वक्त जब पुतिन का भारत दौरा अगले महीने होने वाला है। सर, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। विजय, नमस्कार और ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जी सर। ये जो डेवलपमेंट हुई है, मैं इसमें तीन अलग अलग पहलू देखता हूँ। पहली बात तो इंडियन एयरफोर्स ने पहले से आई थिंक फरवरी के महीने में या मई के महीने में रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट करी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि हमें 2 या 3 स्क्वाड्रन स्टेल्थ फाइटर्स की जरूरत है, इंटरिम स्टेल्थ फाइटर्स की जरूरत है जी। तो उस पे इंडिया ने एक्ट करना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्ट करना था, एयरफोर्स ने रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट करी, उनको कुछ करना था। तो डिफेंस सेक्रेटरी ने शायद बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि जहां से हमें जो पार्टनर्स हैं, जैसे रूस हो गया और अमेरिका हो गया, हम एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। अभी क्या हुआ है, रूस ने हैज अप द एंटे। अब जैसे भारतीय वायुसेना ने बोला हमें 2 और 3 स्क्वाड्रन, मतलब 40 से 60 जहाज चाहिए इंटरिम पर्पसेस के लिए। तो रूस ने ये बोला है कि भाई आप जहाज भी लो, हम आपको जहाज इमीडिएटली देंगे, उसके बाद पूरी टेक्नोलॉजी भी हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक ऐसा ऑफर है जो अमेरिका कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कंप्लीट कर पाएगा इस ऑफर से। तो इसका एक और पहलू है जो मतलब कि किसी ने डिस्कस नहीं करा अभी। जैसे एक तो हमें मिलेगा एयरक्राफ्ट इमीडिएट रिक्वायरमेंट मिलने के लिए, एड्रेस करने के लिए। दूसरा हमें मिलेगी टेक्नोलॉजी, और तीसरी जो बात है वो हमें मिलेगा जो रशियन एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है यूजिंग द Su-57 फाइटर इन ऑपरेशन इन यूक्रेन। वो एक्सपीरियंस प्रेशियस है। वो एक्सपीरियंस हमें वो जानकारी, जो अंदरूनी बातें हैं, ये कैसा जहाज स्टेल्थ फाइटर कैसे यूटिलाइज करा जाता है। अभी रूस जब यूक्रेन में लड़ाई कर रहा है, उसके अगेंस्ट यूक्रेन तो नहीं लड़ रहा, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका लीडिंग, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनकी साथ सबकी दिमागी शक्ति लगी हुई है रूस को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए। तो ये Su-57 जो हमें ऑफर कर रहे हैं, इट हैज गॉन थ्रू फायर। मैंने एयरफोर्स में जब था, जैगुआर जहाज उड़ाए थे। जैगुआर जब हमने एक्वायर करे इंग्लैंड से, तो हमें सिर्फ केवल जहाज नहीं मिला, हमें लड़ाई लड़ने का और टैक्टिक्स यूज करने, क्या टैक्टिक्स यूज करें, वो पूरा एक्सपीरियंस मिला। आप अगर इफ वी लुक बैक व्हाट द एयरफोर्स गेन फ्रॉम एक्वायरिंग जैगुआर्स लेने से जो एयरफोर्स को बेनिफिट हुआ, वो केवल जहाज का नहीं था, वो बेनिफिट था कि वेस्टर्न एयरफोर्सेस लड़ाई कैसे लड़ती है जी। वो इट वाज अ पिवटल sort of learning for the Air Force। उससे पूरी एयरफोर्स की ओरिएंटेशन, युद्ध करने का जो तरीका होता है, पूरा बदल गया। और वो अभी तक हम बेनिफिट उसका हार्नेस कर रहे हैं। अभी जो हमने सीखा उस टाइम से
उसको हमने खुद इम्प्रूव करा, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें टैक्टिक्स जो यूज हुई हैं दे वर डेवलप्ड फ्रॉम द जैगुआर इन फ्यूचर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जी हमें सिर्फ केवल जहाज नहीं मिलेगा, हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी और हमें एक्सपीरियंस टू यूज दैट टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली इन्वॉल्व। सर, मैं जब इस ऑफर को देख रहा था, अभी एनालाइज कर रहा था, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, लाइसेंस प्रोडक्शन। जब लाइसेंस प्रोडक्शन का उन्होंने जिक्र किया है, सो बोरॉन वहाँ की कंपनी जो Su-57 बनाती है, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है तो फिर मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ गए। मुझे लगा शायद आपसे इस पर क्लियर करना चाहिए कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो होता है, इसमें शक का दायरा भी बढ़ता है। जैसे लाइसेंस से बेसिक प्रोडक्शन तो हो सकता है, लेकिन क्या इंजन मेटलर्जी होती है, या फिर रडार एल्गोरिदम है, या फिर स्टेल्थ मटेरियल जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो होता है, क्या वो हमारे साथ ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर उसे बनाया हमें रूस से भेजेंगे कि आप बस इंटीग्रेट कर लीजिए फैक्ट? ये रूस ने भी क्लैरिफाई करा है कि इनिशियली देखिए, जब जहाज लेना होता है, स्पेशली एक जहाज जो इतना एडवांस्ड जहाज है जिसका इंडियन इंडस्ट्री को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट हैज फेज्ड प्रोक्योरमेंट। अब इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो 2 या 3 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादातर मेरे हिसाब से थ्रू ट्रांसफर ऑफ रूस में जो बने हैं जहाज वो आएंगे, और जो कंपोनेंट्स है जो इंडियन इंडस्ट्री जिसके लिए तैयार है बनाने के लिए, वो उसकी टेक्नोलॉजी ये ट्रांसफर कर देंगे। फिर साथ साथ वार्तालाप चलेगा, नेगोशिएशंस चलेंगी कि भाई और क्या आप बनाना चाहते हैं। तो उसको वो बनाने के लिए, जैसे इंजन्स बनाना आपने बताया, मेटलर्जी प्लेज ए वेरी क्रिटिकल रोल। हमारे इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, हमारे पास एलॉयज, देखिए एलॉयज तो कोई नहीं आपको बताएगा कि भाई हमने ये एलॉय कैसे बनाया, वो दैट इज नेवर रिवील्ड, इट इज इट्स अ सीक्रेट दे कैन नॉट रिवील। तो बट आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो अपनी टेक्नोलॉजी से। इंडिया भी अपने एलॉयज बनाता है, रशिया भी अपने एलॉयज बनाता है, रूसी जो टेक्नीशियंस हैं या उनके जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, वो हमें बताएंगे कि ये ब्लेड जो बन रहा है टरबाइन का, ये इतना टेम्परेचर सहने की शक्ति होनी चाहिए, इतना इसका लोड सहने की शक्ति होनी चाहिए, और ये इसमें जैसे सिंगल क्रिस्टल लगा है, कैसे हमने ये टेक्नोलॉजी जो बेसिक प्रोसेसेस है वो तो सबको पता होते हैं, पर हमारे पास क्या वो प्रोसेस रिपीट करने के लिए कुछ है या नहीं है। हम भी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टर्बाइन्स बना रहे हैं, पर वो हम अपने तरीके से बना रहे हैं या किसी वेस्टर्न सोर्स के तरीके से बना रहे हैं। तो इसमें टाइम लगता है कि भाई जो आप जैसे आप बना रहे हैं, हम वैसे बनाना चाहेंगे या हम अपने तरीके से बनाएं। अगर हम अपने तरीके से बनाते हैं तो आप उनको क्वालिफाई कर देंगे कि इंजन पर लगा सकते हैं हम, तो हम वी कैन प्रोसीड। ये डेलिकेट नेगोशिएशंस होती हैं, क्योंकि अगर वो आपको बोले कि भाई हमारा अच्छा आपने जो टर्बाइन ब्लेड बनाया है उसको लगा दीजिए इंजन पे, तो उनका जो वारंटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जो लाइफ है इंजन की वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो उस बेसिस पर वो ना भी कर सकते हैं कि मत लगाइए इसको, ये इट इज नॉट अप टू द मार्क। आई डोंट थिंक इस वक्त जब इंडिया और दूसरे विदेश स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में इतना गैप है, हमें इसका ज्यादा we should not be concerned about these details at this stage. जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आएंगी, we will take the technology। और ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ये सालों लग जाते हैं। It is not something that you can do overnight। अभी सुखोई 30 हमें बनाते हुए 20-25 साल हो गए हैं, अभी भी HAL ये नहीं कह पाता कि हम पूरा हर कंपोनेंट HAL में इंडिया में ही बनाते हैं। एज फार एज पॉसिबल जो इंडस्ट्री आपकी सपोर्ट करती है वो आप कंपोनेंट बना रहे हैं। अगर जैसे इंडस्ट्री प्रोग्रेस करेगी जी, तो
द क्रिटिकल थिंग वो हेयर इज, जो रशिया ने कंडीशन हमें बताई है कि आपको जो स्पेयर्स हैं वो ना कभी हम सैंक्शन से रोकेंगे, ना आपको सप्लाई में रोकेंगे। तो इंडिया को ज्यादा, एयरफोर्स को, मैं एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि एयरफोर्स को बस ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि हमारे ऑपरेशनल यूज में कोई रुकावट ना आए। वो रूस देने को तैयार है जी। अमेरिका अगर देने को तैयार भी है तो अमेरिका की बात मानने को थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनका करंट एंड पास्ट जो कंडक्ट है उसको देख के शायद एयरफोर्स को कॉन्फिडेंस ना आए जी। सर मैं एक चीज और पूछ रहा था, आपके डिफेंस में काफी सोर्सेज हैं, आप डिफेंस पे लिखते रहते हैं, आपके आर्टिकल्स Su-57 या फिर F-35 या अलग अलग फाइटर जेट्स, मिलिट्री कंपोनेंट्स पे आप लिखते रहते हैं। पुतिन अगले महीने आने वाले हैं भारत। अभी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का भी मास्को दौरा हुआ है, वहां पर उन्होंने पुतिन से मुलाकात भी की है। आपको लगता है कि इस तरह भारत और रूस के बीच में कुछ तरह की बातचीत हो रही है Su-57 को लेकर के? कुछ अंदरूनी जानकारी आपके पास हो, जैसे लगे कि भारत वाकई में इस फाइटर जेट को खरीदने वाला है? देखिए, जो मैं अंदरूनी बात तो मुझे नहीं पता, पर ये जरूर मैं फॉलो करता हूँ बड़ा क्लोजली, इंडस्ट्री को फॉलो करता हूँ, और स्टेटमेंट्स जो जैसे रूस के ऑफिशियल्स हैं जो स्टेटमेंट्स देते हैं, जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे हमारे चीफ ने स्टेटमेंट्स दिया। तो मैं बहुत सालों से, डिकेड्स से ये मिलिट्री अफेयर्स को फॉलो कर रहा हूँ। My feel is that this deal, procurement, initial procurement will go through. जो अभी वार्तालाप चल रहा है, जो डिस्कशन चल रही है, वो शायद इस पे चल रही है कि भाई कब ये मतलब कि कहां पर हम कितना आगे जाएंगे इस डील को लेके। इस डील को लेके हम लोकल प्रोडक्शन करेंगे, किस एक्सटेंट तक हम लोकल प्रोडक्शन करेंगे, कितने जहाज बनाएंगे, बिकॉज उस पर डिपेंड करता है कितनी इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने जहाज बनाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 200-300 जहाज बनाना पड़ेंगे। उससे एमका प्रोग्राम को क्या इम्पैक्ट होगा। एयरफोर्स शुरू से ये चाहती थी कि ये ट्विन सीटर होना चाहिए। ट्विन सीटर रशिया अभी बना रहा है, पर उसका डेवलप नहीं हुआ है, फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो जो पहलू है इस डील के, दे आर इन डाउट। I don't think the procurement is in doubt. Okay, so अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि कहा गया था, क्लेम किया गया था, आई एम नॉट वेरीफाइंग इट, बट स्ट्रांगली क्लेम किया गया था कि रूस के जो कंपनी है उनके कुछ अधिकारियों ने नासिक प्लांट जो है HL का, उसका विजिट किया था। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें उस रिपोर्ट को उन्होंने नासिक प्लांट को भेजा था, जिसमें कहा था कि करीब 60% जो है नासिक प्लांट जो है रेडी है Su-57 को अगर वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए तो, और बाकी जो 40% जो कुछ कमी है उसको धीरे धीरे पूरा किया जा सकता है। तो इससे अगर मैं आपकी बातों को मिलाकर देखूं तो ऐसा एक पॉजिटिव लगता है कि शायद Su-57 की तरफ हम जाएं। सर क्या आप इस तरह देखते हैं इसको? बिल्कुल, आपकी असेसमेंट बहुत सही है, क्योंकि देखिए एमका प्रोग्राम हमारा है एंड वी शुड परस्यू इट, बट जैसे LCA के साथ हुआ बहुत देर लग जाती है कभी कभी नई चीज बनाने में, नया जहाज बनाने में। तो टारगेट सेट है, राइट, 2035 का ऑपरेशनल इंडक्शन का जो टारगेट है, इट इज वेरी एम्बिशियस बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस DRDO का, AD का, ADA का और HAL का। तो अगर एयरफोर्स को जैसे इनिशियल प्रोक्योरमेंट जब शुरू होती है, 1 स्क्वाड्रन आ गया, 2 स्क्वाड्रन आ गया, तो उस टाइम शायद 3-4 साल लग जाए 2 स्क्वाड्रन ऑपरेशनलाइज करने में। तब तक एयरफोर्स को फील आ जाएगा, they will know whether EMCA program, how far it is progressing, whether it will meet the timelines. तो उस बेसिस पर they can go in for local production. Again, local production will have to be phased. कई तो देखिए टेक्नोलॉजी कुछ तो हम जो रूस देने को, जो हम इम्बाइब कर सकते हैं, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल अगर बेस है तो वो अब जैसे उनके ऑप्टिकल सेंसर्स है,
हमारा रूस के साथ पहले भी हमने कोलैबोरेशन करा है। जो सुखोई का ये ऑप्टिकल सेंसर बनाया है वो रूस के इनपुट से बनाया है जी। नाउ इट हैज बीन इंडिजिनाइज्ड। सुखोई 57 में इट हैज गॉट ऑल अराउंड सेंसिंग, तो सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इसके ऊपर नीचे हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं। वो टेक्नोलॉजी हमें इम्बाइब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रूस प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास इमीडिएटली भी सब्सटैंटिव गेन्स होंगे इन टेक्नोलॉजी। जो मैं पहले बात कर रहा था वो केवल, जैसे आपने रेफर करा था इंजन के लिए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आसान नहीं होती डुप्लीकेट करना, और इवन इफ ए पर्सन वांट्स टू हेल्प यू, आपके पास बनाने का तरीका नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं है, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है वो कहाँ से आई है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगी हो सकती है कि भाई आप क्या तो बट देयर विल बी ए पे ऑफ in a lot of areas. As far as sensors is one area where there will be an immediate payoff. हमारा रेडार का देख लीजिए, रेडार जो सुखोई 57 में लगा है, हम उसका अभी हम अपग्रेड कर रहे हैं Su-30 MKI को, तो जी। काफी हमें टेक्नोलॉजिकल गेन्स तो इमीडिएटली हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। सो एज द project progresses, depending on AMCA progress, I think ये decide होगा कि कितना हम इस पर अपना how much we depend on the Sukhoi 57 और how much we depend on जी। एक से रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, अगेन रिपोर्ट क्लेम किया गया था कि जब इंडिया पाकिस्तान के मई महीने में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दे आर गोइंग फॉर J-35, चाइना से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सर दो घटनाएं होती हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक ट्वीट करते हैं J-35 खरीदने को लेकर के, फिर वो ट्वीट तुरंत डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, वो एक बयान देते हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल को, जिसमें वो कहते हैं कि यस वी आर गोइंग टू बाय J-35 फ्रॉम चाइना। लेकिन फिर अचानक से चीजें गायब हो जाती हैं, पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा बंद हो जाती है, और फिर पाकिस्तान से कुछ दिनों के बाद खंडन आता है कि हम लोग चाइना से J-35 नहीं खरीद रहे हैं। इस टाइमलाइन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अचानक एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि इंडिया ने चाइना से बेसिकली ये रिक्वेस्ट की थी, कहा था कि आप फिलहाल J-35 जो है पाकिस्तान को नहीं बेचिए, और चूंकि J-35 अभी चीन इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो पाकिस्तान को बेचे, तो कम से कम 3 साल से 4 साल, शायद 3 साल पाकिस्तान को J-35 मिलने में देर भी लग जाए। तो यहाँ पे एक थ्योरी ये निकलती है कि इस 3 साल में अभी 2025 चल रहा है, 3 साल 4 साल का अगर टाइमलाइन ले तो 2028-29 हो जाता है, तब तक हमारा तेजस 2 वो भी, उस पर भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आने की संभावना है। हो सकता है कि 31 या 32 तक तेजस 2 का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। आपको लगता है कि इस बीच में राफेल का जो 114 राफेल खरीदने का जो एक प्रोजेक्ट आया था, जिसमें कि वायुसेना सिफारिश भी की थी कि 114 राफेल हम खरीदेंगे, कि कहीं राफेल हम खरीदे ना और Su-57 खरीद करके हम उस गैप को पूरा करने की कोशिश करें? देखिए, मेरे एज फार एज माय एक्सपीरियंस गोस, जो मैं मेरी जो नॉलेज है, ये बड़ी जो प्रोक्योरमेंट होती है कंपार्टमेंटलाइज्ड होती है। एयरफोर्स से पूछा जाता है आपको क्या चाहिए, एयरफोर्स इस पर गौर नहीं करते कि भाई कहाँ से आएगा, ये लेंगे तो ये लेंगे। दीज आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जैसे जो राफेल का प्रोक्योरमेंट है, इट इज वन प्रोजेक्ट। अभी जो एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट करी है अपनी रिक्वायरमेंट ये Rafale squadrons of stealth aircraft, that is another different projection to the government. तो मुझे नहीं लगता there is any link between the two. अभी जो MOD ने objection जो ये जो Rafale procurement के लिए बोला है कि भाई it doesn't appear to be a complete, there are shortfalls in the deal, है ना? पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एश्योरेंस नहीं है, तो आप ये खरीदना चाहेंगे 100 से ऊपर और राफेल जेट?
अगर ऐसे है फिर आपको मतलब इस पे सैंक्शंस लग सकते हैं। अगर फ्रांस ना भी लगाए, फ्रांस डजंट हैव अ रेपुटेशन, बट कुछ भी पॉसिबल है। अभी फ्रांस क्लोज अलाइनमेंट तो है उनकी यूएस के साथ, और यूएस के कहने पर कुछ भी कर सकता है। हाँ। So, इस ऐसे ये जो these aspects Air Force doesn't go into. Air Force अपना असेस करती है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सिक्योर करने के लिए कंट्री को हमें क्या चाहिए जी। करंट एयरफोर्स रिक्वायरमेंट ये है कि उनको MMRCA चाहिए, और ये जब LCA Mark 2 तैयार हो जाएगा तो दे विल कंटिन्यू विद, जैसे इट विल रिप्लेस LCA Mark 1। LCA Mark 2 जो एयरफोर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, LCA Mark 2 वो जहाज है जो एयरफोर्स पहले से चाहती थी। उनको LCA Mark 1 चाहिए ही नहीं था। इतना इस परफॉर्मेंस का जहाज एयरफोर्स ने कभी चाहा ही नहीं जी। बनाई उस परफॉर्मेंस में, तो एयरफोर्स ने ले लिया टू सपोर्ट इंडिजिनस प्रोडक्शन, बट एयरफोर्स ऑलवेज वांटेड LCA Mark 2। अगर उनको LCA Mark 2 मिलता है तो वो LCA जो पूरा मिग फ्लीट की रिप्लेसमेंट है, MiG-23, MiG-27, वो दैट विल बी टेकन ओवर बाय LCA Mark 2। तो there is no interlinking or clash as far as I can assess. जी। They are different aspects. सर एक चीज और था कि Su-57 का जो भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो भी उसका डेटा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो आप एक फाइटर जेट पायलट रह चुके हैं, तो जब आपके पास डेटा नहीं होता है किसी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के पूरी तरह से कि उसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अभी तक क्या है, सो इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं कि वो कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है फिर ऐसे फाइटर जेट को ऑपरेट करना? क्या मतलब कम डेटा वाले पे इतना इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? देखिए, एक तो जो पब्लिक की नॉलेज है वो और जो हमारे एयरफोर्स की नॉलेज है, बिकॉज एयरफोर्स गेट्स मोर इन्फॉर्मेशन, है ना, तो उनको ज्यादा पता है। अभी आपने देखा होगा कि दुबई में जब Su-57 का डिस्प्ले हो रहा है, उसमें पहली बार रशिया ने डिस्प्ले करा है विद द फ्रंट बॉम्ब बेस, डॉर्सल बॉम्ब बेस ओपन। उसमें दो मिसाइल्स ऐसी हैं जिनको ARM बोला जाता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये मिसाइल्स दे डिटेक्ट emissions from radars and they go and strike the radars. तो ये मिसाइल्स सीड ऑपरेशंस के लिए, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, सीड ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। उन्होंने बार बार हर दिन वो दिखा रहे हैं कि जो फ्रंट बेस पे डॉर्सल बेस है उनके, दो ये मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। तो इसका कारण ये है कि रूस ने एक्सटेंसिवली इस मिसाइल को यूज करा है टू डिस्ट्रॉय यूक्रेनियन रेडार्स। दे आर सेंडिंग मैसेज। ऐसा इवन द F-35 डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू कैरी ए एंटी रेडिएशन मिसाइल इन इट्स इंटरनल बॉम्ब बे। अभी F-35 के ट्रायल्स चल रहे हैं। यूएस ने एक मिसाइल डेवलप करी है जो उनकी AGM-88 मिसाइल का मॉडिफिकेशन है, जो इंटरनली कैरी कर सकता है F-35। सुखोई 57 इस वक्त 19 स्टेल्थ फाइटर जो प्रॉपर सीड ऑपरेशंस कर सकता है। देखिए, सुखोई का जो फ्रंटल एस्पेक्ट स्टेल्थ है वो इज एज गुड एज F-35। उसका रियर एस्पेक्ट स्टेल्थ इतना अच्छा नहीं है, पर फ्रंट एस्पेक्ट स्टेल्थ इतना अच्छा है, विच मीन्स कि सुखोई 57 कैन एंटर deep into enemy territory without being detected and open its base and launch a anti-radiation missile. Adversary radar on होंगे, वो देख नहीं पा रहे हैं Su-57 को, तो क्योंकि वो देख नहीं पा रहे, वो अपना ऑपरेट कर रहे हैं। Su-57 उनको देख पा रहा है और अंदर जाके वो अपनी मिसाइल फायर कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। रशिया ने ये ऑपरेशनली टैक्टिक्स यूज करी है and they are now demonstrating to the world that look, we have got an aircraft which can do. तो ऐसी जो बातें हैं, there will be many more aspects. मैंने जब पहले बोला कि ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन इसकी काफी हद तक हुई है Su-57 की,
केवल Su-57 नहीं, Su-57 ड्रोन के साथ भी हुई है, कॉस्मिक ड्रोन के साथ भी इन्होंने ऑपरेशनली डिप्लॉय करा। एक ड्रोन को शूट डाउन भी करा था, खुद इन्होंने शूट डाउन कर दिया था यूक्रेन में। सो कोई अगर ऐसे सोचता है कि इन्होंने Su-57 शूट डाउन Su-57 यूज नहीं करा है, वो बहुत गलत है। वो इस बेसिस पर जा रहे हैं कि भाई कोई शूट डाउन नहीं हुआ, Su-57 तो यूज ही नहीं हुआ। नहीं, वो बात सही नहीं है। ये repeatedly the aircraft has ingressed into Ukrainian territory. This has been acknowledged by Western sources. और जैसे रशियन जो knowledgeable टेलीग्राम जो हैंडल्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट करा। तो that is a fact. It will give India a at this point of time अगर हम एक्वायर करें तो हमें बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। जी, इसमें सर क्या चीनी कंपोनेंट्स के भी होने की कोई संभावना है Su-57 में? समझा नहीं मैं। मतलब Su-57 में क्या चीनी कंपोनेंट भी होने की कोई संभावना है कि चीन का कोई पार्ट्स लगा हो? आई डोंट मैं अगर कोई मुझे बोले तो मैं इसका विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट प्यूटन की डिग्री है। आई थिंक 2012-2014 की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि हमारे वेपन्स में कोई फॉरेन कंपोनेंट नहीं डालना। जब ये यूक्रेन की क्राइसिस 2014 में जब शुरू हुई तो उसके बाद जब रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए, वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए, तो रशिया हैज गॉन टू एन एक्सटेंट वेयर सिविल एयरक्राफ्ट में भी वो यूज नहीं कर रहे हैं फॉरेन कंपोनेंट्स। तो इट इज नॉट, आप देखिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग इवन इंडिया मे हैव टू ऑफर। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एनालॉग, but they are not interested. They are not interested in anything that is not made in Russia. 100% उनका जो ये प्रेसिडेंशियल डिक्री है, अगर ड्रोन्स वगैरह में जैसे मोटर्स हैं, they have taken motors from China, they have made them in Russia and then they are using them. जो ये गेरान ड्रोन्स है, गेरान 2 ड्रोन्स जो इन्होंने इनिशियली एक्वायर करे थे ईरान से, उनको पूरा इंडिजिनाइज करा, उसको पूरा अपग्रेड करा एंड देन दे आर यूजिंग इट इन। सो अगर चाइनीज ओरिजिन कंपोनेंट है भी तो दैट कंपोनेंट इज 100% बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन रशिया नाउ। ओके, मैं एक आखिरी सवाल लूंगा सर, जियोपॉलिटिकल सवाल ही होगा ये, कि अगर पुतिन जैसे अगले महीने आ रहे हैं, अमेरिका जो खास करके डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो है उनकी नाराजगी भारत के साथ रही है पिछले कुछ महीनों में, अगर ऐसे में अगर हम Su-57 का कोई प्रोक्योरमेंट डील हम करते हैं, शुरुआती डील ही सही जैसा आपने कहा था, तो अमेरिका तो बहुत गुस्सा होगा सर। एक बार डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमने S-400 का डील किया था, चलिए उस वक्त जैसे तैसे काटसाज का प्रतिबंध था उससे हम लोग बचे थे। अब अगर Su-57 का डील हम करते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुद F-35 का भी ऑफर हमें दे चुके हैं, अमेरिका कोई किसी की तरफ से कोई प्रतिबंध का खतरा आप देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी और बढ़ती हुई दिख रही है आपको? खतरा है, पर there is another side to it. 50% उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए, so they have already punished us for what we will do. तो अब और क्या करोगे आप? 100% कर दोगे? अमेरिका की खुद की हालत बुरी हो जाएगी अगर अभी देखिए 50% के बावजूद भी इंडियन एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट बढ़े हैं। इंडियन एक्सपोर्ट्स आर कंटिन्यूइंग बिकॉज पीपल फाइंड वर्क अराउंड्स। इंडिया से नहीं राउट करेंगे, बीच में से किसी इंटरम कंट्री से राउट करेंगे। तो जो एबिलिटी है अमेरिका की इंडिया को पनिश करने के लिए वो है, पर लिमिटेड है। इट इज ऐसी एबिलिटी नहीं है जिससे हमें डर रहना चाहिए कि भाई हमारे इकोनॉमिक डिजास्टर हो जाएगा। हमारे अभी तक तो कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है इंडिया को। और इट इज वेरी लाइकली जो ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं कि मैं इंडिया से डील करने के लिए तैयार हूँ, प्रेशर जरूर डाल रहे होंगे कि भाई आप दो मत। बट जो इंडियन आर्गुमेंट है दैट इज अनबीटेबल। आपके पास जहाज आप देने को तैयार नहीं हो, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं हो, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो उसके अगेंस्ट द आर्गुमेंट देयर इज नो लॉजिकल आर्गुमेंट। जब भी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होती हैं दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक। दैट इज डिप्लोमेसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक। अगर आप
अपने जिससे बातचीत कर रहे हैं उसको कन्विंस कर दो कि भाई देखो हम और क्या कर सकते हैं। इंडिया ने करा है पास्ट में, जो इंडिया ने ऑयल प्रोक्योर करा है, इट इज बिकॉज लॉजिक वाज बिहाइंड दिस। अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद करते हैं तो रशियन ऑयल विल डिसअपीयर फ्रॉम द मार्केट। जो बाकी का ऑयल जो बचता है उसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी तो पूरे वर्ल्ड को दिक्कत होगी, यूरोप को दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी। so they listen to that logic। अभी काफी पोस्चरिंग चल रही है, तो पोस्चरिंग मेरे हिसाब से चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप काफी दिलचस्प कुछ बातें कहेंगे जी, थोड़ी हंसाने वाली भी बातें कहेंगे, पर वो हमें सुनना है और अपना काम करना। ओके सर, सर थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए। SU-57 को लेकर के आपके एनालिसिस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और अगले महीने जब राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे, दिल्ली का दौरा करेंगे, रशिया इंडिया का शिखर सम्मेलन भी होगा। सो ऐसी संभावनाएं तो बन रही है कि SU-57 शायद भारत और रूस के बीच में एक बहुत बड़ा दिलचस्प डील हो। अगर डील होता है तो फिर हम आपसे बात करेंगे, आपके साथ हमारी फिर से एक बातचीत का वीडियो आएगा दर्शकों के लिए। सो सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।